देखिए, आज जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या वो सफल होने के लिए उतनी मेहनत करता है जितनी मेहनत होनी चाहिए? क्या वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए उतनी मेहनत करता है? तो नहीं करता है। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त मेहनत करते हैं। देखिए, यदि आप लोगों ने भी ठान लिया है कि आप लोगों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप लोगों को भी क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल सकता है। जब तक कि आप अपना 100% नहीं दे देते हैं, जब तक आप 100% नहीं दे देते हैं, जब तक आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, आपके कमर में दर्द नहीं होने लगते, जब तक आपके पैरों में दर्द नहीं होने लगती है, जब तक कि आपके सर ना दर्द करने लगे, समझ लीजिए कि आपने 100% नहीं दिया हुआ है। जिस दिन आपका पैर, सर, एक तरह से पूरी बॉडी दर्द होने लगे और आपका मन एक तरह से कहे ना करना है, नहीं करना है, आप छोड़ देना है, लेकिन फिर भी आपको करते रहना है और करना है और करिए, फिर देखिए आपको सफलता नहीं मिलेगी, तब आप हमें बताइएगा। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, चाहे वो आप हो या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति हो। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है और हर वो व्यक्ति जो सफल होना चाहता है उन समस्याओं को पीछे छोड़ता है और आगे बढ़ता है, यानी कि एक तरह से लगातार मेहनत करता है और फिर जब वो मेहनत करता है तो उसे सफलता को पाने में को मतलब एक तरह से कोई नहीं रोक पाता है, यानी कि उसको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई नहीं रोक पाता है, ना ही कोई रोक सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। चलिए, आइए अब प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को, यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स में, वो पढ़ने वाले हैं सार्क संगठन के बारे में। फिर उसके बाद हम आसियान कंट्री के बारे में हम जानने वाले हैं और फिर हम इक्वालिटी के बारे में जानने वाले हैं और फिर हम दलित के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, आइए अब समझते हैं एक एक चीजों को। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ऐसे में अगर देखा जाए दक्षेस की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सार्क संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्क संगठन कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों साउथ आसियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है दक्षेस को या सार्क को। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1985 को। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? सार्क की, यानी दक्षेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको कितने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था? तो ध्यान रखिएगा, 7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। किसकी? दक्षेस की बात करते हैं, यानी कि सार्क की बात करते हैं। इसका जो स्थायी कार्यालय है, इसका स्थायी कार्यालय कहां पर है? तो इसका स्थायी कार्यालय है काठमांडू में है। अब काठमांडू कहां है? बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि काठमांडू कहां पर है। देखिए, काठमांडू की बात करते हैं तो काठमांडू है दोस्तों नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में काठमांडू है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 नवंबर 2005 में क्या होता है? इसमें एक और सदस्य देश बन जाता है और वो सदस्य देश बन जाता है अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो नवंबर 2005 में क्या होता है? इसमें एक और देश शामिल हो जाता है दक्षेस में, और वो देश कौन सा होता है? अफगानिस्तान। और अप्रैल 2007 में या 7 से कह सकते हैं कि यह देश पूर्ण सदस्य बन जाता है। किसका? तो सार्क संगठन का पूर्ण सदस्य देश बन जाता है। और वर्तमान में यदि आप देखें तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो इसमें सदस्यों की संख्या हो गई है 8। तो अब यदि आप देखें तो दक्षेस में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। और वे 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो जो भारत की पड़ोसी देश है वही वही यदि आप देखें तो सार्क संगठन के सदस्य देश हैं, जिसमें से 2 देश नहीं है। वे देश, 2 देश कौन कौन से नहीं है? एक तो पहली बात करते हैं तो चीन की बात करते हैं, तो चीन इसका सदस्य देश नहीं है। और दूसरी बात करते हैं म्यांमार की बात करते हैं, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो म्यांमार, जिसका पुराना नेम बर्मा है,
तो ये भी इसका सदस्य देश नहीं है। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सार्क संगठन का यदि आप देखें तो सार्क संगठन का दो ऐसे देश हैं जो सदस्य देश नहीं है, यानी कि इन्हें ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में रखा गया। वे सदस्य देश कौन कौन से हैं जो नहीं है, सॉरी वे देश कौन कौन से हैं जो इसके सदस्य नहीं है। एक तो चाइना की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं म्यांमार की, जिसे बर्मा कहा जाता है। अब इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात करते हैं अफगानिस्तान की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं तो बांग्लादेश की बात करते हैं, तीसरे देश की बात करते हैं तो भूटान की बात करते हैं, और चौथी बात करते हैं तो इंडिया। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो मालदीव, फिर है नेपाल है, फिर पाकिस्तान है, फिर उसके बाद बात करते हैं श्रीलंका है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। ऐसे में यदि आप देखें तो 8 सदस्य देश हैं। ये बातें आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने ये जाना कि सार्क संगठन का गठन कब किया गया था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, तो 28 दिसंबर 1985 को इसका गठन किया गया। इसका जो स्थायी कार्यालय है, इसका स्थायी कार्यालय कहां पर है, तो नेपाल के काठमांडू में है। इसको गठन करने में कितने सदस्य देशों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो 7 देशों ने इसको गठन करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। और इसमें एक नया सदस्य देश कौन जुड़ा, वो था अफगानिस्तान जुड़ा। कब जुड़ा, नवंबर 2005 में जुड़ा। और पूर्ण सदस्य के रूप में कब बना, तो अप्रैल 2007 में बना। वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 8 सदस्य देश हैं। और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो इसके सदस्य देश नहीं हैं। वे कौन कौन से हैं, एक तो चाइना की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार और चाइना की बात करते हैं तो इसके सदस्य देश नहीं हैं। बाकी सारे ही देश यदि आप देखें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वे सार्क संगठन के सदस्य देश हैं। याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। अब हम बात करने वाले हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसके बारे में है, जिसे क्या कहा जाता है, आसियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसियान कहा जाता है। दरअसल क्या हुआ था, जब मोदी जी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उन्होंने क्या किया था, 10 इन्हीं कंट्री के जो प्रमुख थे उन्हें अपने देश में आमंत्रित किया था, यानी कि एक तरह से इनविटेशन दिया हुआ था और वे सदस्य देश आए थे मोदी जी के शपथ समारोह में। तो आइए हम समझते हैं, तभी से कह सकते हैं कि इन सभी देशों के बीच भारत के जो संबंध रहे हैं उनमें प्रगाढ़ता देखने को मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो भारत के जो संबंध रहे हैं इन 10 देशों के बीच तभी से बेहतर हुई है। चलिए, और उसके पहले भी बहुत बेहतर थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, बिल्कुल भी पहले भी अच्छी थी, लेकिन फिर उसके बाद जब 2014 में नया बदलाव होता है तो थोड़ा सा और अच्छी हो जाती है। चलिए, अब बात करती है आसियान की स्थापना कब की गई थी, यानी कि इसका गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया था 1967 में किया गया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, तो 10 है। आसियान बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय संगठन है और भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो यही सारे सदस्य देश हैं। ठीक है, तो आपको 10 देश का नेम नहीं याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लाओस है, वियतनाम है, और फिलीपींस की बात करते हैं, और ब्रुनेई की बात करते हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं, कंबोडिया की बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा है, थाईलैंड की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतने सारे सदस्य देश हैं। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आसियान का गठन कब किया गया था और इसमें टोटल कितने सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश हैं, तो 10 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी या किया गया था, तो 1967 में। अगर आपका मन करता है कि वे सारे सदस्य 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो एक बार आसियान लिख दीजिएगा, 10 कंट्रीज आपके सामने इंटरनेट पर आ जाएंगी। चलिए, अब आइए हम बात कर लेते हैं समानता के बारे में, यानी कि इक्वालिटी के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग अपने घरों में भी बातचीत करते हैं कि भाई हम सभी लोगों को इक्वल रहना चाहिए, यानी कि हमें इक्वालिटी मिलना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि माता पिता से आप हमेशा यही कहते हैं कि देखिए, एक तरह से मम्मी पापा का कर्तव्य बनता है कि वे सभी को समान रूप से देखें, ना तो बड़े भाई में ज्यादा एक तरह से प्यार दिखाए, ना छोटे भाई में, ना मझिल भाई में, ना बहन में। मतलब किसी की तरफ ज्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए या एक तरह से किसी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि समान भाव से
इक्वालिटी के साथ, समानता के साथ माता पिता को सबको एक नजर से देखना चाहिए। जो आप सोचते हैं वही बातें यहाँ पर है दोस्तों। तो समानता की बात करते हैं तो समानता जो है लोकतंत्र का मुख्य विशेषता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे भी देश में समानता को लेकर हमेशा से कहीं ना कहीं लड़ाइयां लड़ी गई है। जैसा कि बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात यहाँ पर आ जाती है। और आज भी अगर देखा जाए तो भारत में सामाजिक लड़ाई आज भी चल रही है, जहां पर SC ST और जनरल OBC, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर यानी कि जातिवाद को लेकर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन रहा है। और जिसको लेकर एक तरह से सामाजिक लड़ाइयां लड़ी, लोगों ने लड़ी, और एक तरह से कहीं ना कहीं चीजों को इक्वल लाने का प्रयास किए बहुत सारे लोगों ने। और आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो कि एक तरह से इक्वालिटी मिल सके, यानी कि सभी लोग एक समान रूप से रहे। तो इसी में अगर आप देखें तो किसी भी लोकतंत्र की मुख्य विशेषता की बात करते हैं, जहां पर भी कोई कहता है कि हमारा देश एक तरह से लोकतंत्र वाला देश है, जहां पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, तो उस देश से पूछिए कि क्या आप यहाँ इक्वालिटी है क्या। अगर इक्वालिटी है तो हम समझ लेंगे कि हाँ आपके यहाँ लोकतंत्र बेहतर है। तो अगर भारत का भी लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी असमानता देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से जब हम लोकतंत्र के बारे में अपनी महिमा मंडल करते हैं तो कोई ना कोई हमसे प्रश्न कर ही लेता है, क्या वाकई में भारत में इतना ज्यादा इक्वालिटी है। तो फिर वहां पर हमें थोड़ा सा डाउन होना पड़ता है कि नहीं, इतना भी इक्वालिटी हमारे देश में अभी नहीं है। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर इस हिसाब से देखा जाए समानता में, यदि आप देखें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को, जो भारत देश का नागरिक है और जिसने 18 वर्ष उम्र पूरी कर लिया है, उन सभी को मत देने का अधिकार दे दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्वालिटी भारत में दिखाई देती है। अब भारत इन चीजों को लेकर बता देता है, देखिए हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, और हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। क्योंकि हमारे देश में अगर कोई भी बच्चा जो भारत देश का नागरिक बन जाता है, जब 18 सालों पूरा कर लेता है एक तरह से, तो हम उसे मत देने का अधिकार दे देते हैं। हमने ना तो किसी के जाति के आधार पर भेदभाव किया, ना तो किसी के धर्म के आधार पर भेदभाव किया, ना अमीर गरीब ऊंच नीच, हमने किसी को कुछ नहीं देखा। बस जो व्यक्ति भारत देश का नागरिक है, अगर उसने 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया तो उसे हम मत देने का अधिकार दे देते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत की लोकतंत्र की एक तरह से कहीं ना कहीं खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, पढ़े हो लिखे हो अनपढ़ हो कैसे भी हो, ठीक है, सबको हम यह अधिकार देते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा वाला ही व्यक्ति एक तरह से वोट देगा, नहीं, हमने ऐसा नहीं बनाया है। हमने ये बनाया हुआ है कि चाहे वो पढ़ा हो लिखा हो, अमीर हो गरीब हो, ऊंच हो नीच हो, हर व्यक्ति को हम मत देने का अधिकार देते हैं। हर व्यक्ति को अपना शासक चुनने का एक तरह से हम क्या देते हैं, अधिकार देते हैं। जाति भी कुछ हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वे गरीब हो अमीर हो तब भी। और इसे फिर क्या कहा जाता है, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, जहां पर सबको एक तरह से मत देने का अधिकार दिया गया है। तो ये है भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती, और ये है समानता वाली बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया है। एक तो पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा समाजों की मदद के लिए। देखिए एक तरह से अगर आप देखें तो समानता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारत के संविधान ने समानता के लिए कुछ आर्टिकल्स बना दिए, और साथ ही साथ सरकारों ने भी हमेशा से प्रयास किया है या प्रयास किए हैं कि एक तरह से हमारे देश में क्या हो, समानता आए, जिसमें योजनाएं परियोजनाएं सरकार ने भी लागू किया हुआ है। तो दो तरीका, पहला तरीका एक तरह से सरकार के, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है समानता के लिए अधिकार, और दूसरा सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे कि बात करते हैं आरक्षण जैसी व्यवस्था की बात करते हैं। वैसे तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं और भी तरह की सरकार की योजनाएं चली हैं, और जिससे क्या हुआ है कि एक तरह से समानता देखने को मिली है। चलिए, और आज भी हमारे देश में अगर देखा जाए तो वैसे तो समानता है, लेकिन वैसे अगर आप देखें
तो दो तरह से यदि आप देखें तो एक तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो सबको समान भाव से देखा गया है, लेकिन लोगों के नजर के हिसाब से देखा जाए तो आज भी हमारे देश में असमानताएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। वो बातें तो आप जानते ही हैं और आप समझते ही हैं। मिड डे मील की बात करते हैं, यानी कि माध्याह्न भोजन की व्यवस्था की बात करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन एक तरह से फ्री दिया जाता है और यह भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाता है कि सबसे पहले किस राज्य में इसे लागू किया गया था या सबसे पहले किस राज्य में इसे शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसे तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। और कब किया गया था? 2001 में किया गया था। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे लागू करने के लिए 6 महीने के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए। देखिए 2001 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए हम सभी देशों को यह निर्देश देते हैं कि 6 महीने के अंदर आप सभी लोगों को लागू करना है कि प्राइमरी के जो बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन और फ्री भोजन। वैसे तो फ्री एजुकेशन तो बहुत समय पहले आ गया था, 2002 में आ गया था। हाँ 2002 में आया था, हाँ 2002 में आया था। लेकिन मिड डे मील की बात करते हैं तो 2001 में ही आया था। ठीक है, 2001 में ही आया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दे दिया कि भैया सभी राज्य को लागू करना है, लेकिन लगभग 2001 में चीजें जब चालू होती हैं तो 2002 लग ही जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है हमारे देश में। और एक संविधान संशोधन हुआ था, वो था 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। सन 2002 में क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक संशोधन किया गया कि अब से क्या होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। और जिसमें इसको कहां कहां पर जोड़ा गया? एक तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत यदि आप देखें तो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया कि अब बच्चों का मौलिक अधिकार होगा कि अगर वे 6 से 14 वर्ष की उम्र से गुजर रहे हैं तो उन्हें एजुकेशन, मतलब वे एजुकेशन पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 45A में जोड़ दिया गया कि सरकार के कर्तव्य है कि सरकार क्या करे, एक तरह से लोगों को, मतलब बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। और फिर इसे आर्टिकल 51A के 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया और कहा गया माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के अगर बच्चे या 6 से 14 वर्ष में गुजर रहे हैं तो उन्हें एक तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, यानी कि उन्हें विद्यालय वगैरह भेजें। चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, थोड़ा से कहानी को समझते हैं इनके बारे में, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये कहते क्या है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल और केवल एक लोगों के नेता नहीं है, मतलब किसी एक जाति के नेता नहीं है, बल्कि यदि आप देखें तो पूरे देश के नेता हैं। ठीक है, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे और उनके जो विचार रहे हैं हमेशा से ही बेहतर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने विचारों को बहुत बेहतर तरीके से रखा है। और अगर आप देखें तो वे राष्ट्रवादी थे, हमेशा राष्ट्र के प्रति उन्होंने सोचा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई, जो कि आप जानते ही हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हमें सीखना चाहिए। आपने देखा है ना कि भारत का कोई भी नेता कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक तरह से हमेशा से यातनाएं झेलने के बावजूद भी उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है, एक तरह से यदि आप देखें तो आइए हम समझते हैं चीजों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान पर दांव लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। क्या कह रहे हैं? अगर आपका आत्मसम्मान खत्म हो जा रहा है तो ऐसा जीवन जीना ही नहीं चाहिए, इसे मैं अशोभनीय मानता हूं। ठीक है, और जीवन का सबसे हिस्सा जरूरी आत्मसम्मान, क्या कहते हैं कि जो आत्मसम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। मतलब एक दिन खाने को नहीं मिलेगा चलेगा, एक दिन सोने को नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। यानी कि आत्मसम्मान के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। ये सभी लोगों को कहते हैं एक तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। ये कहते हैं
कि इसके बिना जो व्यक्ति है नगण्य है, वो कुछ नहीं, नथिंग व्यक्ति है। जिसके पास आत्मसम्मान नहीं है, जो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो व्यक्ति कहता है नगण्य है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मूल नहीं है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। थोड़ा से आप सीखिए, अगर आपको सीटेट पास करना है तो अपने आत्मसम्मान को बचाइए, आप अपने आत्मसम्मान को बचाइए। क्योंकि यहां क्या कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा? आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। मतलब जो कठिनाइयां हैं उस पर विजय हासिल करनी होगी, तब कहीं उसका एक तरह से आत्मसम्मान बना रहेगा और गौरवशाली वो जीवन जी सकेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति को बल मिलता है। जो व्यक्ति लगातार कठिन और निरंतर प्रयास यानी कि संघर्ष करता है, तब उसे बल मिलता है, उससे विश्वास मिलता है और उसे मान्यता मिलती है, यानी कि वो मान्यता प्राप्त करता है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कि केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य तो नाशवान है, यानी कि कहते हैं मनुष्य नाशवान है, मनुष्य तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन उसका जो सम्मान है वो हमेशा बने रहना चाहिए। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना तो है ही। नाशवान का मतलब वही, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन तो मरना ही है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बातें कह रहे हैं। अगर आपको सीटेट पास करना है तो बार बार असफलता मत लीजिए अपने हाथ में, सफलता लीजिए, यानी कि आप सफल होइए। आप इस बार सीटेट को पास करिए, बार बार आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचता है। लोग कहते हैं कि कोचिंग करती हैं, दिन भर पढ़ते हैं आप, लेकिन फिर भी आप सीटेट जैसे परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपका आत्मसम्मान ही कहीं ना कहीं एक तरह से घट रहा है और आपको लोगों के सामने अपने सर को झुकाना ही पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि अब इस बार से, यानी कि अब अभी भी हमारे पास बहुत समय है, अब हम एक तरह से आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। अब हम दिन रात मेहनत करेंगे और इस बार सीटेट में केवल और केवल 90 मार्क्स ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा भी हम चीजों को हासिल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या कहते हैं कि परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। ये कहते हैं परंतु व्यक्ति को यह संकल्प ले लेना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को संकल्प ले लेना चाहिए कि जीवन को बेहतर बनाने में वो क्या करेगा, निरंतर प्रयास करेगा और एक तरह से लगातार परिश्रम करेगा। और किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि जो व्यक्ति साहसी है फिर भी अगर वो आत्मसम्मान रहित जीवन जी रहा है, मतलब बिना सम्मान के जीवन जी रहा है, तो उससे अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं। ऐसा कौन कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। सोचिए कि कितनी बेहतर बातें वे कह रहे हैं। देखिए उन्होंने कभी नहीं इसमें ये नहीं कहा कि हाँ इस जाति के लोगों को, इस धर्म के लोगों को, उन्होंने सबको समझाया, यानी कि हम सभी लोगों को एक तरह से अच्छी प्रेरणा दिया। उन्होंने एक अच्छी मोटिवेशन दिया कि हमें एक तरह से मेहनत करना चाहिए और लगातार संघर्षों से लड़ना, लगातार कठिनाइयों से लड़ना चाहिए, यानी कि उन कठिनाइयों पर हमें क्या कर लेना चाहिए, विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। उन कठिनाइयों पर हमें उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कौन कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। चलिए अब हम समझते हैं दलित किसे कहा गया है। दलित शब्द अपने आप में एक बड़ा शब्द है, ठीक है। अब लोगों ने इस शब्द को यूज करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे शब्द नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, जहां तक मैं सोच पाता हूं। क्योंकि किसी भी जाति, लेकिन क्या है कि अब हमारे देश में क्या है, उसको कम्युनिटी या उससे जोड़ दिया गया है। बहुत सारे ये सब पॉलिटिकल फैक्टर हैं जो चीजों को एक तरह से क्या करते हैं, डिस्प्यूट करती है।
जितना तो एक तरह से यदि मैं जहां तक समझता हूं, जितना तो लोग आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते ना, उतना तो ये जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग होते हैं वे क्या करते हैं, ऐसे डिस्प्यूट पैदा करते हैं, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं। जिसको ये नहीं पता होता है कि हाँ इसके साथ भेदभाव करना चाहिए, उसको भी यही लोग बताते हैं कि हाँ इसके साथ भेदभाव करना चाहिए। कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो बचपन में व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन तरह तरह की चीजें वो देखकर उसे सब पता हो जाता है। तो दलित शब्द की बात करते हैं। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया हो, जिन्हें कुचला गया हो। और दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाया जाता है कि जैसे कि सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ने ऐसे लोगों को क्या किया है, अनुसूचित जाति में रख दिया है, यानी कि शेड्यूल कास्ट में रख दिया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को एक रूप है और बच्चों से अलग बैठना भेदभाव का एक अलग रूप है। तो जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए बड़ी लंबी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी और उनका महार जाति में जन्म हुआ था। वो अछूत माने जाते थे और महार लोग गरीब होते थे, यानी कि कह सकते हैं वे पुअर हुआ करते थे। उनके पास जमीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, मतलब महार लोगों को गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की भी उन्हें इजाजत नहीं थी। वाकई में यदि आप देखें तो कितना बड़ा भेदभाव हो रहा था, मतलब एक मानव दूसरे मानव के प्रति कितना बड़ा एक तरह से भेदभाव कर रहा था। ठीक है। और यदि आप देखें तो उन्होंने अंत में क्या किया, धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ते रहना चाहिए और एक दिन उन्हें सफलता मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात करते हैं। ये क्या बताते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात करते हैं तो 1950-2013 तक इनकी कहानी रहती है। एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। अपनी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा थी दोस्तों जूठन। वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, मतलब वे बता रहे हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था और वह भी जमीन पर बैठना पड़ता था। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, यानी कि कह सकते हैं कि चटाई भले ही, मतलब कुल मिलाकर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चटाई भले ही स्कूल में हुआ करती थी, लेकिन जो दलित वर्ग के लोग हुआ करते थे उन्हें एक तरह से बाहर यानी जमीन पर ही बैठना पड़ता था, चटाई पर नहीं बैठना पड़ता था, क्योंकि सारे ही पहले बैठ जाते थे और बताते थे कि चटाई पर एक तरह से अब जगह नहीं है तो बगल बैठो। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक तरह से ये भेदभाव की बातें बता रहे हैं। और कभी कभी तो एकदम पीछे के दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। ये बता रहे हैं अपनी किताब में, यानी कि अपनी आत्मकथा में, कि कभी कभी तो एक तरह से हमें एकदम पीछे बैठना पड़ता था दरवाजे के पास में, और जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। मतलब कि इन्हें एक तरह से यदि आप देखें अपने आत्मकथा में बताते हैं कि हमें इतना पीछे बैठना पड़ता था कि अक्षर भी धुंधले दिखाई देते थे, मतलब सही से नहीं दिखाई देते थे। ठीक है। कभी कभी बिना कारण भी पिटाई कर देते थे, मतलब कभी कभी टीचर महोदय क्या करते थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि ब्राह्मण ही एक तरह से टीचर बनते थे और वे क्या करते थे, सीधा और सीधा उन्हें पीट देते थे बिना किसी कारण के, जो कि ये गलत बातें हैं, ऐसा करते थे तो। ठीक है। और इस प्रकार के व्यवहारों के कारण ओम प्रकाश के पिता स्कूल मास्टर ने कहा, ओम प्रकाश के पिता स्कूल मास्टर से क्या कहते हैं, ओम प्रकाश के साथ जब इस तरह की घटनाएं घट रहे थे तो उनके पिताजी क्या कहते हैं, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, मतलब मास्टर का सम्मान कर रहे हैं। उनके पिता कह रहे देखो तुम मास्टर हो इसलिए मैं जा रहा हूं, पर इतनी बात याद रखिएगा मास्टर जी, यूं यही पढ़ेगा और इसी मदरसे में पढ़ेगा, और यूं ही नहीं इसके बाद और भी पढ़ने लोग आएंगे। मतलब एक क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश के पिता कि एक तरह से अब हमारा बच्चा यही पढ़ेगा
और इसी मदरसे में पढ़ेगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद और भी लोग पढ़ने आएंगे। मतलब एक तरह से अब यहाँ पर अधिकारों की लड़ाई शुरू हो जाती है, एक नया अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। कह सकते हैं अपने ही देश के लोगों के बीच में, अपने ही देश के लोगों के साथ युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने ही देश के लोगों ने अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं दबाया है, और जिसके वजह से एक आपसी संघर्ष जो है शुरू हो जाता है। आज भी यदि आप देखें तो वो संघर्ष चला आ रहा